हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर लिया था मस्तिष्क के विषय में, है ना। मस्तिष्क के भाग, तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन के कार्य और मस्तिष्क के भाग के बारे में मैंने आपको बता दिया था, है ना। उसके बाद मस्तिष्क में उसके बाद जो अगला टॉपिक आपका आता है वो है मेरुरज्ज, है ना। मेरुरज्ज जो मस्तिष्क का ही क्या है, एक पार्ट होता है। तंत्रिका तंत्र में ये फैला हुआ रहता है ना। अगर डायग्राम में देखना चाहें तो एक डायग्राम स्क्रीन पर है, इसमें मस्तिष्क को आप देख लीजिएगा ध्यान से, है ना। तो इस डायग्राम में थोड़ा सा देख लीजिए, बता देता हूँ, फिर आगे स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए मस्तिष्क में बना हुआ है, पहला लिखा हुआ प्रमस्तिष्क, सबसे ऊपर का भाग है। कपाल खोपड़ी है, सबसे बाहरी भाग है, तो लेयर है। इसमें पहला पार्ट जो मिलता है वो प्रमस्तिष्क है। बीच में देखिए मध्य मस्तिष्क लिखा हुआ है, और नीचे की ओर आते तो हाइपोथैलेमस, बहुत सारी ग्रंथियां हैं इसमें। हाइपोथैलेमस पीयूष है ना। और पश्च मस्तिष्क लिखा हुआ है। तो पश्च मस्तिष्क के तीन पार्ट दिखाए गए हैं, पॉन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, है ना। ये तीन पार्ट दिखाए गए इसके। उसके बाद मेरुरज्जु, छोटी सी नलकी जो चली जाती है मस्तिष्क से, ये पीछे रीढ़ की हड्डी में होते हुए, रीढ़ की हड्डी में होते हुए एक नलकी चली जाती है जिसको कहते हैं मेरुरज्जु, है ना। वही मेरुरज्जु होती है, ठीक है। तो ये डायग्राम यहाँ पर स्क्रीन पर देख लीजिएगा। इसका कोई खास काम नहीं है, लेकिन मस्तिष्क के विषय में कैसे रिलेट करता है इसलिए मैंने डायग्राम लगा दिया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फिर उसके बाद मेरुरज्जु में क्या लिखा हुआ है, क्या बताया गया है। तो देखिएगा इसमें लिखा हुआ है मेरुरज्जु, है ना। मस्तिष्क का पश्च भाग लंबा होकर सिर के पिछले सिरे से निकलकर रीढ़ की हड्डी में फैला रहता है ना। तो ये रीढ़ की हड्डी में उपस्थित होता है। तो रीढ़ की हड्डी में एक तंत्रिका नाल होती है जिसमें यह स्थित होता है। तो रीढ़ की हड्डी में एक तंत्रिका नाल होती है जिसमें क्या होता है कि ये मेरुरज्जु आपका स्थित रहता है ना। एक डायग्राम अगर देखना चाहें तो यहाँ पर देख लीजिए, टेढ़ी हड्डी आपको बना करके दिखाई गई है। इसी हड्डी के अंदर क्या है आपका, ये मेरुरज्जु स्थित रहता है, ठीक है। एक नलके टाइप में होता है और ये इसी हड्डी के अंदर पाया जाता है, सुरक्षित रहता है काफी, है ना। लेयर वगैरह इसके ऊपर बहुत सारी पाई जाती हैं ताकि चोट और नुकसान ना होने पाए इसको, है ना। तो ये तो डायग्राम है, बनाने की आपको कोई आवश्यकता है नहीं खास, ठीक है। उसके बाद देखिएगा मेरुरज्जु के कार्य, क्या कार्य है इसके। तो कार्य में देखिएगा लिखा है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है अभी आगे पढ़ाएंगे आपको, है ना। प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं, ठीक। उसके बाद संवेदी और मोटर आवेगों का संवहन करता है। तो कहता है संवेदी और मोटर आवेगों का संवहन करता है। तो ये जो आवेग होता है उनको संवहन करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है ना। जो इलेक्ट्रिक इंपल्स मिलता है हमको, संकेत एक प्रकार से कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मस्तिष्क और शरीर के बीच संचार करता है। तो मस्तिष्क और शरीर के बीच में संचार का जो काम है वो कौन करता है, मेरुरज्जु करता है भाई। यहाँ से सीधे जुड़ा होता है हड्डी के माध्यम से, ठीक है। तो ये काम करता है। उसके बाद शारीरिक गतिविधियों का समन्वय करता है। तो शारीरिक जो एक्टिविटीज होती हैं, है ना, उनका समन्वय यानी उनका नियंत्रण करता है, ठीक है। उनको एक सही समय पर करवाना, है ना, सही समय पर, सही डायरेक्शन में, सही दिशा में और ठीक प्रकार से करवाने का काम मेरुरज्जु करता है। तो ज्यादा बड़ा प्रश्न नहीं आता है, छोटा प्रश्न आता है कि मेरुरज्जु क्या है, मेरुरज्जु के कार्य लिखिए, ठीक है। तो मेरुरज्जु क्या है ये यहाँ पर बता दिया और इसके कार्य यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे की डिस्कशन में आपसे करता हूं। तो चलिए अब यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं पौधों में समन्वय। देखिए जंतुओं में समन्वय या मनुष्यों में समन्वय मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, जिसमें दो प्रकार के तंत्र थे, तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क था, मेरुरज्जु था, है ना। इन सभी के माध्यम से क्या होता है, मानव के शरीर पर समन्वय या नियंत्रण होता है, ठीक है। तो ये जानवरों की बात हो गई, मनुष्यों की बात हो गई, ठीक है। अब पौधों में आते हैं। तो पौधों में जो समन्वय की प्रक्रिया है ना, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन की प्रक्रिया है वो विभिन्न प्रकार के फाइटो हार्मोन, जिनको हम पादप हार्मोन कहते हैं, है ना, पादप हार्मोन के माध्यम से समन्वय की प्रक्रिया आपके होती है ना। तो देखिएगा लिखा हुआ है पादपों में समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कह सकते हैं इसको, ठीक है। लिखा हुआ है कि पादपों में समन्वय मुख्यतः रासायनिक तंत्र के माध्यम से विभिन्न हार्मोनों द्वारा होता है। भाई पौधों के अंदर क्या है, तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, मस्तिष्क नहीं होता है, मेरुरज्जु नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें कौन करेगा ये काम, किसी प्रक्रिया को नियंत्रित करने का काम, कंट्रोल करने का काम, है ना। जल ग्रहण कर रहे हैं तो कंट्रोल मात्रा में, निकालना है तो कंट्रोल मात्रा में, भोजन बनाना तो कंट्रोल मात्रा में, भोजन उपयोग करना तो कंट्रोल मात्रा में। तो नियंत्रण और समन्वय ये प्रोसेस कैसे कौन करवाएगा, नियमित। तो यही नियमित करवाने का काम पौधों में विभिन्न प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं, है ना। हर प्रोसेस को करने के लिए कई प्रकार के हार्मोन इसमें पाए जाते हैं जो ये काम करते हैं,
ठीक है। अब उसमें देखिएगा कि पहला हार्मोन जो आपकी स्क्रीन पर आ गया है ना, यहाँ पर थ्योरी आ जाया करेगी। आप बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सारे हार्मोन आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए फिर देखिए, यहाँ पर पहला हार्मोन आ गया है ऑक्सिन, है ना। तो देखिए ऑक्सिन हार्मोन के विषय में क्या बताया गया है। तो लिखा हुआ है कि ये कोशिका दीर्घन, दीर्घन का मतलब होता है वृद्धि, है ना, कोशिका को बढ़ने के लिए, ठीक। तो दीर्घन तथा कोशिका भिन्नन को प्रेरित करते हैं। भिन्नन का मतलब होता है डिवाइडेशन, तो डिवाइड होना और इलांगेशन, इलांगेशन का मतलब बढ़ना है और भिन्नन का मतलब है डिवाइड होना, ठीक है। तो ये दो चीजों को क्या करता है, प्रेरित करता है। ऑक्सिन फलों की वृद्धि को भी, है ना, प्रेरित करता है। तो ऑक्सिन फलों की वृद्धि को प्रेरित करता है। तो कहता है कि ऑक्सिन जो है फलों की वृद्धि में सहायता करता है, फलों की वृद्धि को भी क्या करता है, प्रेरित करता है, बढ़ाता है, ठीक। उसके बाद ऑक्सिन प्रकाश तथा गुरुत्व के प्रति पौधों की अनुक्रिया को नियंत्रित करता है। तो प्रकाश और गुरुत्व, यानी प्रकाश के प्रति और पृथ्वी, गुरुत्व का मतलब पृथ्वी, है ना, इनके प्रति क्या करता है कि ये पौधों की अनुक्रिया को नियंत्रित करता है, यानी ज्यादा प्रकाश की ओर न चले जाएं और ज्यादा पृथ्वी की ओर न चले जाएं, ठीक है। तो देखिए पौधे का किसी एक डायरेक्शन में मुड़ जाने की जो क्रिया है वो अनुवर्तन कहलाती है। अभी आगे सब पढ़ाएंगे, प्रकाश अनुवर्तन, रासायनिक अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जितने भी अनुवर्तन परिवर्तन है सब पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये अनुवर्तन की प्रोसेस कहलाती है। किसी एक डायरेक्शन में अगर चला जाता है पौधा, है ना, कहीं लाइट आ रही थी बाहर तो बाहर ही निकल गया, ठीक, नीचे झुक गया तो नीचे ही चला गया, तो ये अनुवर्तन है, ठीक। उसके बाद ऑक्सिन का निर्माण तने तथा जड़ों के शीर्ष पर होता है। तो तने और जड़ के शीर्ष पर होता है ऑक्सिन का निर्माण, ठीक है। संश्लेषित ऑक्सिन का प्रयोग कृषि तथा बागवानी में होता है। तो संश्लेषित ऑक्सिन का प्रयोग आपके कृषि तथा बागवानी में होता है। तो आर्टिफिशियल का प्रयोग वहां कृषि वगैरह में कर लिया जाता है। तो पहला हार्मोन हो गया ऑक्सिन। स्क्रीनशॉट भी अगर लेना चाहे तो ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब सेकंड हार्मोन देखिए आपका आ गया है, ऑक्सिन के बाद है आपका जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन क्या कहता है, कहता है कि ये ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका दीर्घन तथा कोशिका विभेदन प्रेरित करता है। कहता है कि ये भी क्या करता है, सहायता करता है ऑक्सिन हार्मोन की, जिब्रेलिन, ठीक है। कहता है कि ये तनों में वृद्धि को प्रेरित करता है। जिब्रेलिन बीज तथा कलियों की सुप्तावस्था तोड़ने में सहायक होते हैं। ये सुप्तावस्था क्या होती है, सुप्तावस्था का मतलब ये होता है कि जैसे बीज सुस्त हो जाते हैं, उगने की कंडीशन में नहीं हो पाते हैं, तो उनको उगने के लिए प्रेरित करता है, उसको कहते हैं सुप्तावस्था, है ना। तो प्रेरित कर देगा इनको तो आराम से वो क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं, निकल आते हैं, ठीक है। कहता है जिब्रेलिन मुख्यतः प्ररोह विस्तार में भाग लेते हैं। प्ररोह का तना, है ना, तनों के विस्तार में जिब्रेलिन भाग लेता है, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया आपका जिब्रेलिन। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अगला हार्मोन है साइटोकाइनिन। तो देखिए साइटोकाइनिन लिखा हुआ है, कहता है कि ये पौधों में कोशिका विभाजन प्रेरित करते हैं, सेल डिवीजन को प्रेरित करता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में, कौन सा कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, कौन फलों को पकाता है, कौन दीर्घन करता है, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। ये बीजों तथा फलों की सुसुप्तावस्था तोड़ने में भी सहायक होता है, कुछ सहायता ये भी कर देता है उसी में। कहता है ये पत्तियों की जरावस्था को विलंबित करते हैं। जरावस्था का मतलब पत्तियां जो खराब हो जाती हैं, है ना, वो देर से खराब हो, उनको लंबे समय तक अच्छा बनाए रखने का काम कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है, ठीक है। कहता है कि साइटोकाइनिन स्टोमेटा को खुलना प्रेरित करते हैं, ये फलों की वृद्धि को भी प्रेरित करते हैं। कहता है कि स्टोमेटा रंध्र, रंध्र होते हैं पत्तियों में छोटे छोटे पाए जाने वाले छिद्र, जिनके माध्यम से क्या होता है, पौधे जो है गैसों का आदान प्रदान करते हैं, है ना, ऑक्सीजन लेते, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते, ये सब जो काम कर रहे हैं, तो उनमें छोटे छोटे पत्तियों में छिद्र होते हैं जिनको कहते हैं रंध्र, स्टोमेटा, ठीक है। तो उनको खुलने के लिए प्रेरित जो करता है वो भी आपका साइटोकाइनिन करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक। ये फलों की वृद्धि तो थोड़ा बहुत सहायता कर सकते हैं, इसलिए लिखा हुआ है ना। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लीजिए। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अगला हार्मोन देखिए आपका क्या है, आपका एब्सिसिक एसिड है ना। कहता है कि यह बीजों तथा पत्तियों की सुप्तावस्था प्रेरित करता है, ये बीजों और पत्तियों दोनों की प्रेरित करता है, ठीक है। अतः वृद्धि अवरोधित करता है। यह स्टोमेटा बंद, देखिए वो खोलने के लिए था, ये स्टोमेटा रंध्र को बंद करने का काम। तो रंध्र को बंद करने का काम कौन सा हार्मोन करता है पौधों के अंदर, तो ये करता है आपका एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल, ठीक। उसके बाद अतः पत्तियों के मुरझाने को प्रभावित करता है या पत्तियों के गिरने को प्रेरित करता
है तो पत्तियां मुरझाने न पाए, है ना, इसमें भी थोड़ा सा हेल्प कर देता है। तो यह पत्तियों के गिरने को प्रेरित करता है, कहता है कि पत्तियां गिरे और नई पत्तियां निकले, जो खराब हो गई वो जल्दी गिर जाए, हटे, खत्म, है ना, अगली पत्तियां आ जाए नई। तो उनके गिरने को भी क्या करता है, प्रेरित करता है, खराब पत्तियों को हटाता है। ठीक, तो ये हो गया एब्सिसिक अम्ल, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अगला देखिए, लास्ट आपका इथिलीन। तो इसको फलों को पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। तो इथिलीन को फलों को पकाने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न अक्सर बनता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन फलों को पकाने वाला हार्मोन है, तो इथिलीन है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो यह फलों की वृद्धि तथा पकना प्रेरित करता है। देखिए आ गई वही बात, पकने के लिए प्रेरित करेगा। यह बीजों तथा फलों की प्रसुप्तावस्था तोड़ने में सहायता करता है। यह पत्तियों, फूलों तथा फलों में पृथक्करण परत, विलगन परत निर्माण को प्रेरित करता है। तो फूलों तथा फलों में पृथक्करण परत, विलगन परत, है ना, तो कहता है कि अलग करने के लिए, है ना, पत्तियां अलग रहे, फल वगैरह अलग रहे, तो इनको अलग करने के लिए जो लेयर होती है उसका निर्माण कौन करता है, यही एथिलीन या इथाइलीन लिखा होता है कभी कभी। तो चाहे एथिलीन लिखा हो या इथाइलीन लिखा हो, दोनों बातें एक है ना, इसी हार्मोन का नाम है। बस ये प्रश्न यहां से ध्यान रखिएगा कि इसको फलों को पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। ठीक है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। तो इस प्रकार से ये चारों पांचों हार्मोन जो होते हैं आपके पौधों में नियंत्रण समन्वय की प्रोसेस करते हैं, यही सब सारे काम करते हैं भाई, और कोई इसमें है नहीं। तो यही लोगों की जिम्मेदारी है, यही लोगों का काम है ना, कि ये सारे काम पौधों में संचालित करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आज आपका टॉपिक, मेरुरज्ज और पादपों में समन्वय, है ना। तो उम्मीद करता हूं कि जो टॉपिक मैंने आज लिया था वो आपको समझ में आ गया होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए। किसी को कोई दिक्कत होती है किसी बात की तो कमेंट बॉक्स में आप उसको पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।